प्रदेश विभाग की अनूठी पहल हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे भुगतान शेष के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। जब भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों के साथ लेन देन करते हैं तो उस लेन देन की अंतिम अवस्था में हम देखते हैं कि हमारा जो भुगतान शेष है वो कैसा है। तो भुगतान शेष है क्या, इसको आइए जाने। भुगतान शेष, इसका संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के लेखांकन रिकॉर्ड से है। अर्थात किसी एक देश का जो भी लेन देन सारे देशों के साथ रहता है, आर्थिक लेन देन, उसके रिकॉर्ड से है। भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष विश्व के मध्य एक निश्चित समय में किया जाता है। अर्थात एक पर्टिकुलर टाइम में एक देश के निवासियों के साथ, एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच में जो भी आर्थिक सौदों का लेन देन रहता है उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा है, एक रिकॉर्ड है। आइए जाने ये आर्थिक सौदे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी ये इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शंस रहती हैं। इनमें सबसे पहले जो रहता है हमारा वो रहती है दृश्य मदें, विजिबल आइटम्स। तो जैसे शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें जो दिखने वाली हैं, इसमें आयात निर्यात की जाने वाली सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं आती हैं सारी इसमें, और ये सभी दृश्य वस्तुएं होती हैं, इसलिए इसको दृश्य मदें, विजिबल आइटम्स कहा जाता है। नंबर 2 पे है हमारी इनविजिबल आइटम्स, अदृश्य मदें। तो इसमें भी हमारे पास जितनी भी सभी प्रकार की सेवाएं रहती हैं, क्योंकि ये अदृश्य रहती हैं इसलिए इनको अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है। तो इसमें आयात और निर्यात की जाने वाली सभी प्रकार की सेवाएं रहती हैं अदृश्य रूप में, अदृश्य मदें। और तीसरे नंबर पे इसमें रहता है पूंजी अंतरण, कैपिटल ट्रांसफर्स। तो पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनका लेन देन, उनका आयात और निर्यात इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात पूंजी संबंधी जितने भी हमारे पास प्राप्तियां हैं, चाहे भुगतान है, ये सारे सौदे इसमें लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं आर्थिक सौदों में, इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन में 3 प्रकार के हमारे पास आइटम्स रहती हैं, दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजीगत अंतरण, कैपिटल ट्रांसफर। अब भुगतान शेष में हम जानते हैं ये 3 प्रकार के हमारे पास, इसको देखें। भुगतान शेष पहला है बैलेंस्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, संतुलित भुगतान शेष। संतुलित भुगतान शेष की जहां तक बारी आएगी उसमें माना हमारे पास 400 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया और 400 ही करोड़ रुपए का हमने आयात किया, चाहे वो हमारे पास दृश्य मदें थी, अदृश्य मदें थी, पूंजीगत हस्तांतरण थे, ये सारे, इन तीनों प्रकार के सौदों में 400 करोड़ रुपए का हमने आयात किया और 400 ही करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया। तो 400 माइनस 400 बराबर का लेन देन हुआ हमारा, जितना आयात है उतना ही निर्यात है। तो इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अर्थात जो हमारे पास बैलेंस है वो नील है, जीरो है, बराबर का हमारा आयात और निर्यात हुआ। नंबर 2 आता है पक्ष या बचत का भुगतान शेष। बचत का मतलब, इसको हम सीधे सीधे समझें, जब एक देश बाकी सभी देशों के साथ आर्थिक सौदों के रूप में लेन देन करता है, चाहे वो दृश्य मदें हैं, अदृश्य मदें हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, उनमें जब भी निर्यात ज्यादा रहते हैं और आयात ज्यादा रहते हैं
तो इसे कहते हैं हम पक्ष का या बचत का भुगतान शेष। जैसे माना 400 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया, दृश्य मदें और पूंजीगत वस्तुएं, तथा 200 करोड़ रुपए की हमने ये सारी तीनों ही मदों का आयात किया, तो हमारे पास निर्यात आयात की अपेक्षा ज्यादा है। निर्यात 400 करोड़ रुपए का है और जो निर्यात है हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये 200 करोड़ रुपए का है। तो इस प्रकार से हमारे पास 200 रुपए का निर्यात ज्यादा है, इनकम इस देश की ज्यादा है, इसलिए इसे कहेंगे हम पक्ष का या बचत का भुगतान शेष। और नंबर 3 पे आता है हमारे पास बचत का भुगतान शेष। बचत का भुगतान शेष इस प्रकार के भुगतान शेष में डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, या इसको हम कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल का मतलब हमारे पास जो भुगतान शेष है वो हमारे पक्ष का नहीं है, ये विपक्ष का भुगतान शेष है, घाटे का है। तो इसमें जैसे हमारा ये जो निर्यात हैं वो 200 करोड़ के हैं और आयात जो है हमारे पास वो 400 करोड़ के हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि हमें 200 करोड़ रुपए हमारे पास अधिक रहता है देनदारियों के रूप में, तो उसको हम कहेंगे घाटे का या विपक्ष का भुगतान शेष। संतुलित भुगतान शेष में देश की कुल प्राप्तियां भी हम कह लें, या इसको निर्यात, क्योंकि इसको हम डिटेल से थोड़ा समझें। निर्यात जब भी हम करते हैं तो हमें आय प्राप्त होती है, तो इसलिए इसको हम निर्यात और प्राप्तियों में के रूप में लिखते हैं। और आयात का मतलब कोई भी वस्तु और सेवाओं के रूप में जब हम चीज आयात करते हैं तो वो देनदारियां होती हैं, उनके बदले में हम पेमेंट करते हैं, तो इसलिए इसको हम देनदारियां या आयात के रूप में हम लेते हैं। जब भी आयात और निर्यात अर्थात प्राप्तियां और देनदारियां हमारी बराबर रहती हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा संतुलित रहता है। इसको हम संतुलित भुगतान शेष कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू 0, कोई लेन देन नहीं है। तो पक्ष और बचत का भुगतान शेष, इसमें जब किसी देश की प्राप्तियां या भुगतान बराबर करने के लिए देश में सोने की प्राप्ति अधिक होती है, क्योंकि भुगतान से प्राप्तियां अधिक होती हैं, अर्थात जो हमारे निर्यात हैं वो ज्यादा हैं और आयात हमारे कम हैं। ऐसी स्थिति में निर्यात ज्यादा रहता है, प्राप्तियां ज्यादा रहती हैं, और आयात कम रहता है, देनदारियां कम रहती हैं। और ऐसी स्थिति में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे पास रिसीव्स हमारी ज्यादा हैं, पेमेंट कम है। इस स्थिति को हम कहेंगे बचत का या पक्ष का भुगतान शेष। तीसरा इसमें जो हमने अभी किया, विपक्ष या घाटे का भुगतान शेष, अनफेवरेबल या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जब किसी देश की प्राप्तियां या भुगतान बराबर करने के लिए देश को सोना देना पड़ता है। पिछले जो हमारे पास जो पक्ष का होता है उसमें हम सोना लेते हैं भुगतान शेष बराबर करने के लिए, भुगतान को बराबर करने के लिए। परंतु जब घाटे का रहता है तो हमें उल्टा भुगतान को बराबर करने के लिए, प्राप्तियां और भुगतान को बराबर करने के लिए सोना देना पड़ता है, या फिर हमें अल्पकालीन ऋण लेने पड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारी प्राप्तियां हैं उनकी अपेक्षा भुगतान अधिक रहते हैं। तो देश की कुल प्राप्तियां या निर्यात
कम होते हैं आयातों से, आयातों की अपेक्षा आयात ज्यादा रहते हैं, देनदारियां ज्यादा रहती हैं। ऐसी स्थिति में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, वो हमारे लिए घाटे का रहता है, हमारे लिए पक्ष का नहीं रहता, विपक्ष का रहता है। तो ये तो था बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके 3 प्रकार जो हमने अभी किए पीछे, कि संतुलित भुगतान शेष जिसमें जितने का आयात था उतने का निर्यात, और पक्ष का या बचत का जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो निर्यात हैं वो ज्यादा रहते हैं, इसमें प्राप्तियां हमारी ज्यादा रहती हैं, भुगतान कम रहते हैं, आयात कम रहते हैं। ऐसी स्थिति में सोने के रूप में हमें प्राप्ति होती है। और जो विपक्ष या घाटे का भुगतान रहता है उसमें हमारी पेमेंट्स ज्यादा रहती हैं, भुगतान ज्यादा रहते हैं, आयात ज्यादा रहते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें या तो सोना देके या अल्पकालीन ऋण लेके भुगतान शेष को बराबर करना पड़ता है या जाता है। तो ये तो हमारे पास 3 प्रकार थे। अब भुगतान शेष के बाद जाने ये व्यापार शेष क्या होता है। तो कई बार ये दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात कर रहे हैं अभी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में व्यापार शेष से अभिप्राय दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात मूल्यों के अंतर शेष से है। इसमें ध्यान दें, हम केवल दृश्य भौतिक वस्तुओं की ही बात करते हैं जब भी व्यापार शेष की हम बात करेंगे। इसमें केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। विशेष बात जो ध्यान देने वाली है, इसमें ना तो अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है और ना ही पूंजीगत लेन देन को शामिल किया जाता है। अर्थात जो हमारे पास भुगतान शेष का एक पहला ही कड़ी थी जो हमने भाग किए थे, दृश्य मदों को ही इसमें शामिल किया जाता है व्यापार शेष में। तो भुगतान शेष एवं व्यापार शेष में आइए अंतर को जाने। भुगतान शेष, इसमें आयात निर्यात की जाने वाली सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं आती हैं और साथ ही साथ जितनी भी सभी प्रकार की सेवाएं जिनको अदृश्य मदें कहते हैं। और नंबर 3 पे रहता है भुगतान शेष में आयात निर्यात की जाने वाली सभी पूंजीगत वस्तुओं की भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जबकि व्यापार शेष की जहां तक बात आती है, व्यापार शेष से अभिप्राय केवल जो दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात के कुल अंतर शेष से है। इसमें केवल जो व्यापार शेष है इसमें केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है और इसमें ना ही अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है और ना ही पूंजीगत लेन देन को इसमें शामिल किया जाता है। ये हमारे पास व्यापार शेष रहता है। अंतर्जाल लेन में जो भुगतान शेष है वो एक विस्तृत धारणा है, जबकि व्यापार शेष संकुचित धारणा है। यह भुगतान शेष का ही एक अंग है। भुगतान शेष में सारी जितनी प्रकार की दृश्य अदृश्य पूंजीगत सभी प्रकार के मदों के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार शेष में केवल आयात और निर्यात की मदों को शामिल किया जाता है। भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है, ये काम की बात है। ये सदैव संतुलित रहता है और व्यापार शेष संतुलित असंतुलित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भुगतान शेष में इसके घाटे को व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। भुगतान शेष में अगर घाटा पड़ता है तो उसको व्यापार शेष द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि असंतुलित की स्थिति में इसके घाटे को, व्यापार शेष को घाटे को भुगतान शेष द्वारा पूरा किया जा सकता है। भुगतान शेष यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पूर्ण लेखा है भुगतान शेष, और जो हमारे पास व्यापार शेष है ये केवल आंशिक लेखा मात्र है। भुगतान शेष का संतुलन लेखांकन दृष्टि से इसके अनुसार देश का भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है, क्योंकि भुगतान शेष लेखे में दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर इसको तैयार करते हैं। और जहां तक लेखांकन दृष्टि की बात हमने की, व्यवहारिक दृष्टि की अगर हम बात करें तो इसमें यह आवश्यक नहीं है, संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें चालू खाते में घाटा या अधिक्य होने पर पूंजीगत खाते जो हमारे हैं उससे संतुलित किया जाता है, तथा पूंजी खाते को चालू खाते से
संतुलित किया जाता है। भुगतान शेष में असंतुलन के कारण क्या क्या रहते हैं? सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च कर ले, अगर व्यापार चक्र मंदी व तेजी रहे, मुद्रास्फीति की ऊंची दर रहे, आयात प्रतिस्थापन का विकास करने पर, ये सारी चीजें जो है वो आर्थिक कारण है जब भुगतान शेष में असंतुलन रहता है। राजनीतिक कारण है, राजनीतिक अस्थिरता हो जाए या लोकप्रिय नीति, सामाजिक कारण, ये सारी चीजें हमारे पास भुगतान शेष में असंतुलन के कारण बनते हैं। तो इसी के साथ साथ ये कुछ उपाय हैं जिनसे हम भुगतान शेष को सुधार सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।